पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में 58 से ज्यादा जिलों में हिंसा की हुई, जिसमें 400 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हिंसा के दौरान हिंदुओं के घर और दुकानें लूट ली गई, हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाया गया। कई हिंदू मंदिरों में फिर से आग लगाई गई तो हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर चिंता की जा रही। वहीं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड ना देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई। इन सबके बीच बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार सखावत हुसैन ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी माफी की मांग की है। सुनिए। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर इसी विषय से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग हुई है। बटालियन कमांडर स्तर की यह फ्लैग मीटिंग की गई है। बांग्लादेश में अशांति के बीच द्विपक्षीय सीमा मुद्दों पर इसमें चर्चा होती है और सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए इसमें चर्चा की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह फ्लैग मीटिंग है और फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के बीच जो इस वक्त बॉर्डर के हालात हैं, उन बॉर्डर के हालातों से संबंधित ये बैठक है। बटालियन कमांडर स्तर की ये फ्लैग मीटिंग की गई है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि बॉर्डर से घुसपैठ की भी चर्चा आ रही है। बांग्लादेश से तमाम लोग भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं, उनको रोकने की बात हुई है। सरहदों पर सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए, सरहदों पर शांति किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसकी बात की गई है। सीधे हम चलेंगे, अजय जांडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अजय, क्या खबर? देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वहां पर पहले से भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि बीएसएफ वो अलर्ट पे है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगातार 24 घंटे गश्त करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश की तरफ से कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो तो उसे नाकाम किया जाए। और कई ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो हुए भी हैं। अभी जो है इसी बीच, जो है इस तनाव के बीच, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के बीच में जो है बटालियन कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें 49 बटालियन बीएसएफ की और 22 बटालियन जो बीजीबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो है उनके बीच में हुई है। और इस बैठक में कहीं ना कहीं सरहद पर शांति बनाए रखने को लेकर दोनों तरफ से सहमति जताई गई है। मगर देखना होगा कि जो बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश की, वो किस तरह से वहाँ के लोगों को रोकने में कामयाब होती है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में जब से बांग्लादेश में तनाव चल रहा है, कई बार जो है कई लोग वहाँ से जो बांग्लादेश की तरफ से वो घुसपैठ करके भारत की तरफ आने के प्रयास कर रहे थे, जिसे बीएसएफ ने रोका है। बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर डीजीपी जो डीजी बीएसएफ हैं वो पहले से उस पूरे इलाके में लगातार दौरा कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स को जो वहाँ पे रखा गया है पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि भारत जानता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसके बाद वहां से लोग जो है प्लान कर इस तरफ या भारत की तरफ आने के प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडल का, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और ये फ्लैग मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों देशों के इस वक्त सीमाओं के हालत काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा एशिया से प्रभावित है
और इसलिए कई सारे सवाल लोगों के जहन में थे, उसे लेकर हमने सर्वे किया है, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले रोक पाएगी? 39% लोगों ने कहा हाँ रोक पाएगी, 27% लोगों ने कहा नहीं रोक पाएगी, 32% लोगों ने कहा इसमें वक्त लगेगा और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार ने हिंदुओं से माफी मांगी है, इस पर आपकी राय क्या है? 19% लोगों ने कहा माफी से जख्म नहीं भरते हैं, 6% लोगों ने कहा पलायन रोकना चाहिए सरकार को, 27% लोगों ने कहा हमलावरों को इसकी सजा मिलनी चाहिए और 46% लोग सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए, इस बात का जिक्र कर रहे थे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करें। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य, कई सारी तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, लेकिन कोई सख्त संदेश भारत की ओर से अब तक गया नहीं है। विक्रमादित्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरी आवाज? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। भूषण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका दोबारा पूछिएगा। बीच में आ रही है, जा रही है आपकी आवाज। अच्छा, भूषण दीवान जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ना मैं समझ पाया हूं, जो बराबर मिल रही है जितनी। जी भूषण दीवान जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि वहां पर जिस तरीके से घटना हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही है, मंदिर टूटे जा रहे हैं, भारत की सरकार को कोई सख्त संदेश देना चाहिए क्या? बहुत आवश्यक है, देना चाहिए था। कितना अंडर हैंड दिया है, कितना चुपचाप तरीके से दिया है, वो तो समय बताएगा। पर मेरी समझ में जो बांग्लादेश में अभी सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, तो बतौर बराए नाम है, असली पावर मिलिट्री के पास है और उन्होंने निकाला है शेख हसीना को। तो अभी बात यह है कि अगर इतिहास अगर आप देखें तो आजादी के टाइम 22% आबादी थी हिंदुओं की। मैं 1971 की लड़ाई में लड़ा हूं और 2016 में जब मैं बांग्लादेश गया तो मैं आपको बताऊं, मैं बाय ट्रेन गया। मैं अलग चीज से जाना चाहता हूं, समझ सीखना चाहता हूं। त्रिपुरा तक तो मैं फ्लाइट लिया, बॉम्बे से अगरतला तक, अगरतला से मैं ट्रेन में गया। ट्रेन में वो 2-2.5 घंटे की जर्नी ढाका तक थी। मैंने बॉर्डर अगरतला से चेक पोस्ट क्रॉस की और वहां से मैं गया। तो मैं आपको बता सकता हूँ, वहां के एक ओल्ड मुसलमान मुझे मिला, वो सत्यजीत राय की बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। क्या मतलब बांग्लादेश जो बना है वो बंगाली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आइडेंटिटी पे बना है। पर वो बात थी 1971 की। और जब 16 में जब मैं गया तो मैं बता रहा था आपको, मैं यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में मैं बतौर चीफ गेस्ट गया, मैनेजमेंट एजुकेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। वो पलकों में उठा लिया उन्होंने हम लोगों को। अरे आप तो हमारे फ्रीडम सेनानी हैं, आपने हमें देश बनाया है। और सवाल ये है कि धीरे 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 कट्टरपन जो है, लेकिन हालात देखिए भूषण साहब, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि 1971 की जंग, 16 दिसंबर 1971 की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और भारत ने वो जंग जीती और समर्पण किया पाकिस्तान के लोग ने। आपको याद होगा, क्योंकि आप उस जंग से जुड़े हुए हैं, एक स्मारक बनाया गया है बांग्लादेश में और उस स्मारक में पूरी मूर्तियां लगाई गई हैं बैठ के। जो पाकिस्तान के अपने कमांडर थे, हिंदुस्तान के जो जगजीत साहब थे, वो दोनों थे। उस पूरे स्मारक को तोड़ दिया गया है, उसकी सभी मूर्तियों को आज तोड़ दिया गया है, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान खुश होगा कि क्या प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारियों की स्थिति है कि उनको वो स्मारक भी पसंद नहीं आया, उस स्मारक को भी तोड़ दिया। भूषण साहब, वही तो बात, जो बीएनपी की पार्टी है, खलीदा जिया की जो पार्टी है, वो एंटी इंडिया है जी। मुझे तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजी की ख्याल आता है। एस्ट्रोलॉजी में जो है शनि सूर्य का बना के दिया और मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ये जो हो रहा है ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिए जाएंगे अगर, तो आप दुनिया भर में हिंदुओं को कमजोर समझा जाता है। बड़ी खुशी की बात है, आपने भी ट्रैक किया होगा, हिंदू वहां लड़ने लग गए हैं अभी।
जी बिल्कुल, उन्होंने विरोध किया और सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है कि तत्काल इसको रोका जाए, वरना फिर हम अपना अलग संकेत देंगे। तीसरा सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि प्रदर्शनकारी छात्रों को कट्टरपंथी गुटों पर मोहम्मद यूनिस की अपील का क्या असर होगा। 12% लोगों ने कहा बांग्लादेश में अमन बहाली होगी, 22% लोगों ने कहा कि हथियार जमा करेंगे कट्टरपंथी, और 54% लोगों ने कहा कोई असर नहीं होगा। बड़ी संख्या, 54% लोगों ने कहा इससे कोई असर नहीं होगा और 12% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। धर्मगुरु विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे विक्रमादित्य जी? देखिए, स्थिति भयावह है, लेकिन जिस प्रकार से जो अब फोटो दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से हिंदू 1,30,00,000 के आसपास हिंदू है, यदि अपनी शक्ति पहचान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 लाख के आसपास वहां फोर्स है जो मिलिट्री का जो है, लेकिन अगर जिस प्रकार से एकता दिखाई जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि हिंदू आमतौर पर एकता दिखाते नहीं, और जो स्थिति वहां दिखाई दे रही है लगातार, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी वगैरह वो कार्य कर रहे हैं, तो मिलिट्री पूरी तरह से उनके हाथ में दिखाई देती है। क्योंकि जिस प्रकार का स्थिति हमने देखी थी कि मिलिट्री के होते हुए किसी देश का प्रधानमंत्री निस्तेज हो जाए, उस प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस जाए, तो बिना मिलिट्री के सहयोग से नहीं हो सकता। लेकिन विक्रमादित्य जी अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश को हमने जीत कर दिया, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, ये तो भारत की जीत है ना। उसी बांग्लादेश में आधे हिंदू पिट रहे हैं, मर रहे हैं, बलात्कार किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, और सरकार अब तक दहाड़ नहीं पा रही है। सरकार कैसे दहाड़ सकती है साहब? क्यों? कश्मीर में नहीं कुछ हो पाया, कश्मीर के अंदर नहीं हो पाया कुछ भी, मुझे बताइए ना। इस देश के अंदर तुष्टीकरण की नीति जब तक चलती रहेगी वहां कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष आज देखिए शांत बैठा है, अगर आप कुछ करेंगे भी तो जिस प्रकार की स्थिति बनेगी वहां पालेंगे। 1,30,00,000 लोग हैं, जब तक वो नहीं जागेंगे, जब तक इस देश का हिंदू नहीं जागेगा, 95 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, नहीं जाग रहा, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग हैं भाई? आज समस्या वही है ना कि इस देश में आक्रांता जब आए थे, कुछ संख्या में आए थे, 10,000 20,000 आए थे, और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम वास्तविक तौर पर लड़ना भूल चुके थे। इस देश का इतिहास हमको समझना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी, इजराइल चुन चुन कर मार रहा है हिजबुल्लाह को। पाएंगे साहब, स्थिति है, मुझे पता है ना कि हिंदू जिस प्रकार की स्थिति में है, जिस प्रकार की स्थिति में यहाँ विभाजित है, यहाँ पर जाति वर्ण व्यवस्था है, वो कारण है उसका। 2,500 साल के अंदर इतिहास को हमें समझना पड़ेगा। हमको निस्तेज कर दिया गया। वही बाबा, हिंदू की बातें करते रहे, हिंदुओं की बातें करते रहे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट 71 की लड़ाई में हमारे साथ मौजूद है। दीवान साहब भूषण जी, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, हर मुसीबत के अंदर, हर चैलेंज चुनौती के अंदर एक मौका होता है, अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। जो मैं देख रहा हूं, 17 करोड़ आबादी में से 1.25 करोड़ जो हिंदू है, मरता क्या ना करता, औरतों ने कोयता उठाया हुआ है, शुरू हो गए हैं वो, और वो कहते हैं पठान आएंगे तो गले से इनका गला उतार देंगे। मैं ये क्या बता रहा हूं आपको, ये तो मतलब हिंदू कुछ करता नहीं है, और जब करता है तो पूरा सेट करेगा। और आप देखो वॉशिंगटन के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। मैं मानता हूं उस चीज को। क्या हम संगठित नहीं है? भारत के अंदर भी हम संगठित नहीं है। क्यों संगठित नहीं है? हम शत्रु बोध नहीं है हमारे पास। हम पहचान ही रहे कि हमारे साथ भी होगा। तो किसी का धर्म सिखाता है, वो क्या सिखाता है? मैं आज ही पढ़ रहा था कि अगर जो गवर्नमेंट है, जो रूल है, वो इस्लामिक नहीं है, वो तो वाजिद ही नहीं है, उसको कभी भी हटा सकते हैं, तो ये हटने वाला नहीं है। आपको मालूम है 1964 में हजरतबल शाहीन कश्मीर में अयूब खान प्रेसिडेंट था और बाल मिसिंग हो गया था वहां का रसूल साहब का, वो उसमें उसी के अंदर छेड़ दिया उन्होंने अगेंस्ट हिंदूज, और हिंदू कितने मारे गए। और जो वहां उनका मिनिस्टर था वो उन दिनों अब्दुल सत्तार खान, उसको रजाकार कहा जाता है। क्यों? वो पाकिस्तानियों का, पंजाबियों का पिटू था। ये वही पंजाबी 71 क्यों हुआ? अरे ये अवामी लीग, ये बंगाली, ये राज करेगा पाकिस्तान पे। 71 की लड़ाई हुई। मैं कहना ये चाहता हूं, हिंदू जाग रहा है और ये भारत वो संकेत तो दिखाई देने के मरता क्या ना करता। जैसा कि भूषण साहब ने कहा है, सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को लेकर आपका यकीन किस पर सबसे ज्यादा है? 7% लोगों ने कहा यूनिस की अंतरिम सरकार पर, 61% लोगों ने कहा मोदी सरकार के प्लान पर, 7% लोग यूएन से जुड़ी संस्थाओं की बात कर रहे थे,
19% लोग बांग्लादेश के सामाजिक संगठन की बात कर रहे थे और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल मैं पूछा कि क्या बॉर्डर पर जमा बांग्लादेश शरणार्थियों को भारत में पनाह मिलनी चाहिए। 40% लोगों ने कहा हिंदू शरणार्थियों को शरण मिलनी चाहिए। 1% लोग मुस्लिमों को भी शरण मिलनी चाहिए ऐसा कह रहे थे। 18% कह रहे थे कि बिना भेदभाव सभी को शरण दी जानी चाहिए और 29% लोग शरणार्थी बनेंगे संकट, इस बात का जिक्र कर रहे थे और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रमादित्य जी, जो बॉर्डर पर खड़े हैं, कटीले तारों में बड़ी उम्मीद के साथ झांक रहे हैं, उनमें बड़ी संख्याओं में हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, क्या किया जाए, आपकी राय? देखिए, शरणार्थी देनी चाहिए। सीए जो आ चुका है इस देश के अंदर, सीए के अंतर्गत जो शरणार्थी आना चाहते हैं उनको बिल्कुल शरण दी जानी चाहिए। इंदिरा गांधी उस वक्त 1971 में 2 करोड़ आदमियों को इस देश में ला सकती है, उस बात उस तरह पे व्यवस्था नहीं की करी ऑर्गेनाइज वे में, तो अब सरकार को ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। सीए लाया गया है इसी कारण से। अगर वहां कोई भयावह स्थिति है, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको अखंड भारत के अंतर्गत शरणागति देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल उसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, लेकिन उसमें भी राजनीति होगी। वहां बोला जाएगा अभी विपक्ष जिस प्रकार से तुच्छीकरण के लिए समक्ष इकट्ठा हो जाएगा कि मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे। अरे मुसलमानों को वहां क्यों हत्या कर रहा है, कौन हत्या कर रहा है? अगर पॉलिटिकली किलिंग हो रही है तो बिल्कुल उनके लिए एक व्यवस्था है, अगर वो ऑर्गेनाइज करे, उनके लिए वीजा का एक तरीका होता है, वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो हिंदुओं के लिए सबसे पहले व्यवस्था होने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सामने भयावह स्थिति है। जिस प्रकार से मंदिरों में जलाया जा रहा है, स्त्रियों के साथ जिस प्रकार से भयावह स्थिति की जा रही है, क्यों नहीं शरणागति देनी चाहिए? इस भारत ने लगातार जब इस्लाम के लोगों को, रोहिंग्या को शरणागति देने का प्रयास किया, तो आज क्या भारत जो हिंदू वहां पर है, जो उपेक्षित है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, उनको शरणागति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल सही, आपका कहना सही है कि कम से कम जब तक वहां पर हालात ना ठीक हो पाए तब तक चिन्हित करके कम से कम को शरण दी जानी चाहिए, उनको कुछ कैंप्स बनाने चाहिए और हालात सामान्य होने के बाद फिर उनकी वापसी की बात भी की जानी चाहिए। एक अच्छा सुझाव विक्रमादित्य जी का, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा विक्रमादित्य जी का, शुक्रिया हम करूंगा भूषण साहब का। विस्तार से इस पूरे मसले पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन संकेत भारत सरकार के कैसे हैं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि इस वक्त जो माफ़ी मांगी गई है वहाँ के सरकार के सलाहकार के द्वारा कि जो भी कुछ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ, वो ठीक नहीं है और इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। संकेत सुधर रहे हैं, लेकिन कब तक और हालत सुधरेंगे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।